नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अभी की क्लास, ठीक है। तो आज हम जो लेकर आए हैं आपके लिए वो स्पेशल यूपी बीएड से संबंधित सभी वर्गों के लिए सामान्य ज्ञान का ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष रख रहे हैं। आप कृपया इसको वीडियो को पॉज करके आसानी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो इस वीडियो को एंड तक बने रहें और ध्यान से देखें, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम आने वाले जुलाई में हो सकता है हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं आप इस सीरीज की जो पहला क्वेश्चन है वो है गोपद ब्राह्मण संबंधित है, ठीक है। ये जो गोपद ब्राह्मण की कहानी है, जो कथा है, ये हमारी संबंधित है, ये हमारी जो संबंधित है वो सी से, यानी ऑप्शन नंबर सी अर्थवेद सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये चारों के चारों ऑप्शन में जो दिए गए हैं ये वेदों की संख्या, यानी वेदों की संख्या जो 4 होती है। बात कहानी अगर यजुर्वेद की करें तो ये पहली ऐसी ग्रंथ है जिसको पद और गद्य दोनों में लिखा गया है। कहानी ये भी बनती है, आपको एग्जाम में इससे भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सामदेव की बात, यानी साम मतलब गान, यानी गायन से संबंधित कौन सी वेद है तो सामदेव को लगाएंगे। सबसे प्राचीन वेद की बात होगी तो ऋग्वेद होगी, ठीक है। इस बात को भी दोस्त आप लोगों को याद रखनी है। और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो एकदम लेवल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आप बेहिचक दूर नहीं हो सकते, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बेसिकली हम पढ़ा रहे हैं यहाँ यूपी बीएड के लिए, लेकिन ये सब क्वेश्चंस आरआरबी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बात एनटीपीसी की करी जाए उसके लिए भी, एसएससी के लिए भी, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, तमाम सारे एग्जाम ये सामान्य ज्ञान जो है हर चीज़ में वही पूछते हैं। थोड़ा बहुत लेवल इसका हाई किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन है नैनार कौन थे, ठीक है। इनकी 2 शाखा थी, पहला नैनार, ठीक है, और दूसरा जो होता है अलवार। ये कहाँ से माने जाते हैं? ये सब तमिल से हैं, ठीक है, यानी जो तमिल से संबंधित, जहाँ अगर नैनार की बात की जाती है तो ये होते हैं शैव धर्मानुयायी, ठीक है। अगर बात अलवार की किया जाता है तो वैष्णव धर्मानुयायी, ठीक है। यानी ये इस धर्म के उपासक हैं, उपासना करते हैं, माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे जो क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। तो बल्लभी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है दोस्त? इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात में लगाएंगे, यानी गुजरात इसके लिए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बल्लभी विश्वविद्यालय क्या था। तो ये प्राचीन में एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में सम्मिलित था, ठीक है। इसकी कहानी जो बनती है वर्तमान में भावनगर सौराष्ट्र में ये स्थित है, ठीक है, जो कि अब पुराने तरह से नहीं है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो बात की जाए तो स्थापना की बात जब भी आती है तो भट्टार्क किस वंश से संबंधित है? तो मैत्रक वंश से। इतनी कहानी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है जो कि बीएड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 4th नंबर का है, यानी चौथा नंबर के क्वेश्चन है, सप्तपाणी गुफा स्थित है। सप्तपाणी गुफा से हमें वो कहानी अवश्य याद होनी चाहिए कि जो पाणी गुफा था उसी में 483 यानी 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। जो अजातशत्रु उसमें क्या थे? एक कराए थे, और उसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो महाकश्यप ने करी थी, ठीक है। तो महाकश्यप अध्यक्षता के लिए हो जाएंगे, और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने किया था। और अब तो जान गए होंगे कि सप्तपाणी गुफा कहाँ है। तो सप्तपाणी गुफा कहीं और नहीं बल्कि इसके लिए ऑप्शन आपको सी राजगिरी लगा लेनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है। थोड़ा सा वीडियो को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम वीडियो को जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती थी? महाभारत को, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत पहले से जीके जीएस में पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जय संगीता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको यूपी बीएड में आसान क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। लगभग 10 से 15% जो क्वेश्चन बनते हैं वो एकदम नॉर्मली, जो आमतौर पे हम चलते फिरते में जो जीएस पढ़ लेते हैं उसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब बाकी जो टफ लेवल करी जाती है वो तो आप देख ही रहे हैं, आप इस पेपर को देखकर ही समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठे नंबर का, यानी 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्त वो यह है कि इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसी और ने नहीं प्राप्त करी थी बल्कि
शाहजहां द्वारा दारा शिकोह ने प्राप्त की थी। इनको एक और उपाधि मिली थी जो लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी, क्योंकि ये ऐसे शासक माने जाते थे जो कि सहिष्णुता व उदारता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो दारा शिकोह को याद कर लिए। ये कहानी जो है वो दारा शिकोह से जुड़ती हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है रॉलेट एक्ट। ठीक है, किस वायसराय के काल में पारित हुआ? रॉलेट एक्ट की बात करी जाएगी तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब इनकी जो कार्यकाल की बात होती है तो इनकी कार्यकाल जो है 1916 से स्टार्ट होती है 1921 के मध्य। इनके कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि आप खिलाफत आंदोलन देखेंगे इन्हीं के काल में। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 से जुड़ी है इन्हीं के काल में। असहयोग आंदोलन जो होता है इन्हीं के, और 5 फरवरी 1922 में आपकी जो चोरी चोरा होता है वो इनके काल में, इससे काल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ तक आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि 1919 की जो जालियांवाला बाग हत्याकांड या जालियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था वो किनके वायसराय रहते हुए होता था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, वो क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो ये कोई और डेट नहीं था हमारा, कौन सा डेट होगा? 1905। जैसे कि आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, यानी बंगाल 2 भागों में बंट जाता है और वहीं एक नीति आती है जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय नीति। ठीक है, बहिष्कार करने की जो राष्ट्रीय नीति वो इसमें, और इसमें जो बहिष्कार होता है वो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के फलस्वरूप होता है। और इसकी आयोजन जो होता है 7 अगस्त 1905 याद कर लेनी है, कलकत्ता के टाउन हॉल। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में ये हड़ताल करी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर का, वो 9वें नंबर का क्वेश्चन दोस्त हमारा ये फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। ठीक है, फूट डालो और राज करो की रणनीति जब भी बात करी जाएगी तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मिंटो द्वारा। ठीक है, कहीं कहीं इसके लिए आपको हम थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि लॉर्ड मिंटो क्यों होंगे। ठीक है, क्योंकि जब लोक सेवा आयोग द्वारा माना जाता है तो लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, उन्होंने अपने जो प्रश्न पत्र के लिए आंसर की बनाते हैं वो इसको मानते हैं। ठीक है, लेकिन साधारणतः बच्चे जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन, लेकिन लॉर्ड कर्जन हालांकि सही है, आपने पढ़ा है, लेकिन जो आयोग है उसके अनुसार हमें चलना रहता है। तो क्वेश्चन का जो पेपर है जो अगर चेक करते हैं तो आयोग द्वारा चेक होता है, तो हमें वहाँ जो आंसर की मिला है, आंसर की जिससे पढ़ाया जा रहा है वो लॉर्ड मिंटो है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, गद्दर पार्टी का मुख्यालय था। गद्दर पार्टी का मुख्यालय आपका और कहीं जगह नहीं होगा, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पड़ता है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ट्विटर, जो कि हालांकि बहुत ज़्यादा ये क्या है चर्चा का विषय है, इनका भी स्थापना वहीं हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और गद्दर पार्टी लाला हरदयाल, ये नाम बहुत फेमस है, याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्त वो हमारा ये है कि इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, तो द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि हमारा दादा भाई नौरोजी। ये एक प्रकार के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अर्थशास्त्र में इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। भारतीय अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो इनको आपको याद कर लेना है। बात अगर खान अब्दुल गफ्फार खां की जाएगी तो इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। WC बनर्जी पहली अध्यक्षता करे थे किसकी? कांग्रेस की। 1885 जो एओ द्वारा कांग्रेस पार्टी बनी थी उसमें इन्होंने अध्यक्षता करी थी। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। ठीक है, या नेहरू रिपोर्ट से इन्हें माना जाता है संबंधित। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? ठीक है, स्वतंत्रता का जो नवग्रहित यानी नया जो झंडा बना था वो लहराया कहाँ गया था? तो 31 दिसंबर 1929 में ये कहाँ लहराया गया था? तो ये उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक अधिवेशन हुई थी जो लाहौर अधिवेशन के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं इसकी
इसकी बात करी गई थी और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि कांग्रेस ने झंडा लहराया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन जो है इसका प्रारंभ यानी स्टार्टिंग कहाँ हुआ था दोस्त, ये क्वेश्चन बतानी है। तो इसके लिए कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन जो आंध्र प्रदेश को देखते हुए हमें याद आया कि जो पहला भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ तो ये आंध्र प्रदेश ही था। कब गठन किया गया था? भाषाई के आधार पर राज्य जब बना था तो आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। ठीक है, भूदान आंदोलन की बात करें तो भूदान आंदोलन ये विनोबा भावे से जुड़ी हुई कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो कोई और नदी नहीं, उड़ीसा की जब भी बात करी जाएगी बहुत ही प्रसिद्ध नदी है महानदी। ठीक है, अब यहाँ हम इससे कुछ जुड़े तथ्य के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, अब जो महानदी है इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है और नर्मदा की लंबाई 1312 यानी 1312 किलोमीटर है। और बात ताप्ती की करी जाएगी तो 740 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगर गंगा की पूछता है तो आपको 25-25 याद रखनी है। ठीक है, यमुना की पूछता है 1376 याद रखनी है। ये सारे कहानी ये जब नदी की बात आती है तो लंबाइयों में पूछता है। ठीक है, तो इतनी अगर याद रख के चलेंगे तो आपका कम से कम 1 या 2 नंबर अच्छी तरह से निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेतवा नदी मिलती है, इसकी कहानी कहाँ से जुड़ी है? तो ये यमुना से जुड़ी है। ठीक है, यमुना की ये बेतवा नदी सहायक नदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो 16 नंबर की है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ठीक है, या तट रेखा जो आप बोलते हैं, तो 8+1 ये समीकरण आपको याद रखना है, 8+1। ठीक है, एक क्यों, यानी दोनों मिला के होते हैं 9। एक जो होता है केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य की बात की जाएगी, जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है और राज्यों की बात की जाएगी तो 8 राज्य हैं। ठीक है, ये कौन कौन है? तो आपको ध्यानपूर्वक इस चीज़ को याद कर लेनी है कि इसमें जो कौन कौन से समुद्र के किनारे यानी तटरेखा या अगर हम बात करें समुद्र से जुड़े हैं वो होते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और जो सबसे लंबी अगर बात किया जाए तटरेखा वाला तो गुजरात होगा। इस क्वेश्चन के लिए गुजरात आप फिक्स कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 नंबर का है, साधारणतः औरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। औरोबैंकी जो खरपतवार पाया जाता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि साइंटिफिक नेम है। आप बहुत आम तौर पे बोलचाल के भाषा में आया रोग जिसे कहते हैं उसी का ये साइंटिफिक नेम है औरोबैंकी खरपतवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्त वो हमारा है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको साधारणतः ऑप्शन नंबर बी को प्रीफर करना होगा, बी के साथ चल जाना होगा, 20 से 30 किग्रा पर हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन डिवैल्यूएशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, या अगर हिंदी में एक और इसका नाम है अस्फीति। ठीक है, तो मुद्रा के अस्फीति या अवमूल्यन का परिणाम है, तो इसका जो परिणाम होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश में निर्यातों का बढ़ना, यानी जब भी क्या होगी मुद्रा यानी मुद्रा की वैल्यू कम होगी तो निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा और आयात घटेगा। यानी विदेशी मार्केट से हम क्या करेंगे, सामानों को कम मंगा पाएंगे और यहाँ से लोग निर्यात ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, तो यही कहानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ह्यूमस उदाहरण है। ठीक है, ह्यूमस जो उदाहरण है वो किसी और का नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए दोस्त, जैविक कोलालाइट का। ठीक है, तो प्यारे फ्रेंड्स आप लोग इस सीरीज से जुड़े हैं तो हमारे चैनल पे आप हमेशा बने रहिए। ठीक है, इसी प्रकार के मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट और वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम इसी सीरीज की डिस्कस करने वाले हैं अगले पड़ाव में, जो 21 नंबर की क्वेश्चन है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? किस झील से निकलती है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। ठीक है, आंख मूंद लेंगे और ऑप्शन नंबर सी को याद कर लेंगे, पोई झील के साथ चले जाना है। ठीक है, ये पोई झील
इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, पोई लेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं या अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, तो पहला दिया ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा दिया है, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अनुसार हमारा जो सही आंसर होगा वो उड़ीसा होगा। लेकिन हाँ, अगर झारखंड दिया रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन झारखंड में होता है, झारखंड दिया रहता तो झारखंड को लगाते, झारखंड के साथ जाते, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो 23 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी 23 नंबर का, वो है हाइग्रोमीटर यंत्र से मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो ये जो आर्द्रता है, वायुमंडल की आर्द्रता, इसको हम क्या करते हैं? मापते हैं। तापमान, थर्मामीटर, ये सामान जो समुद्री तरंगे हैं उसको हम किससे? सोनार से मापते हैं। ठीक है, एक होता है रडार, जो कि हम रडार की जब भी बात करते हैं तो आप हेलीकॉप्टर या वायुयान की गति, जो ऊंचाई है, उसको मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो 24 नंबर का है। पेन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। ठीक है, जैसे AFZPK 7190K, इसमें P प्रदर्शित करता है। साधारण से क्वेश्चन, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। आमतौर पे ये भी पूछता है पेन में कुल संख्या कितने हैं, मतलब डिजिट कितने होते हैं, आधार कार्ड में संख्या कितने होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी पूछ सकता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, अब P का यहाँ अर्थ होता है, जो होता है वो पर्सनल यानी व्यक्तिगत से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का हमारा, वो है मानव के बाल एवं नख, नख मतलब नाखून, में निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन विद्यमान है? ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई और नहीं, केराटिन के साथ जाना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यों केराटिन के साथ जाना है? यानी मानव में जो बाल बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके कारण जो है वो प्रोटीन केराटिन है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लगा होगा, और आप हमको मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल अभी की क्लास जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक भेजिए। जितने से जितने आप शेयर करेंगे मोटिवेशन हमें आएगा, और मोटिवेशन आने के पश्चात आप जानते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर मोटिवेशन आ जाता है तो किसी भी काम को, असंभव को भी संभव कर देता है। ठीक है, तो हम आपके लिए इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बना के अच्छी सीरीज लाएंगे यूपी बीएड की जो आने वाली आगामी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।